हेलो लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेक्शन 1 से लेके 9 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। प्रीवियस वीडियो में जो लोग हमारे साथ होंगे उन्होंने देखा होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फाउंडेशन कैसे रखा गया था, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ये सब सारा कुछ हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो जो भी बैकग्राउंड था, जो भी फाउंडेशन था कॉन्ट्रैक्ट का शुरू करने से पहले, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डाला है। जो भी अभी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहली वीडियो को नहीं देखा है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने पहले वीडियोज में जाएं और पहले वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 to 9 आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग आज का। सबसे पहले तो एजेंडा जान लेते हैं कि व्हाट वी कवर टुडे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट की बात करता है, वो हम समझेंगे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में रिवोकेशन के बारे में दिया है, फिर प्रोसेस कैसे हम रिवोकेशन को हाउ कैसे करेंगे वो दिया है। एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए। सेक्शन 8 में बात करता है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस है। फिर सेक्शन 9 जो है वो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस हैं। अब मैं सेक्शन 9 तक इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 10 जो है वो एसेंशियलिटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होंगे, उससे डील करता है। तो सेक्शन 10 पे हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत ही आसानी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो आज का हमारा एजेंडा है, आज हम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज के साथ साथ हम आगे और भी मेजर जो भी लॉ के सब्जेक्ट हैं उसको लेकर हम एक स्पेशल लेक्चर करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे सेक्शन बढ़ते 1 जो हैं, बिना बात करता किसी है हमारा डिले के। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल का मतलब ये होता है कि हम इस एक्ट को किस नाम से जानेंगे। तो हम सभी को पता है कि इस एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और यही शॉर्ट टाइटल भी है इसका। एक्सटेंट की बात करेंगे तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन ओरिजिनली मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ओरिजिनली जो है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को इसमें एक्सक्लूड किया गया था। लेकिन 2019 आफ्टर क्या हुआ कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, और उसके बाद से जो एक्ट है वो यूनिफॉर्मली पूरे भारत या जितने भी यूनियन टेरिटरीज है सब पे इक्वली एप्लीकेबल होने लगा। कमेंसमेंट की बात करें तो ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि 25th जो 25 अप्रैल जो है उस दिन ये एक्ट इनैक्ट हुआ था, पास्ड हुआ था। और सेम फर्स्ट डे ऑफ सितंबर जो है 1872 ये जो एक्ट है वो कम इनटू फोर्स हुआ था, एग्जिस्टेंस में आया था, इनफोर्स हुआ था। तो ये हमारा सेक्शन 1 इसी के साथ खत्म हो जाता है, और सेविंग क्लॉज भी दिया गया है जो भी इनकंसिस्टेंट इस एक्ट से है उसको लेकर। तो बेसिकली हमारा सेक्शन 1 जो है उसी को लेकर डील करता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। सेक्शन 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, कोई भी स्टैट्यूट्स को पढ़ते हैं, तो सेक्शन 2 जनरली क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। जो भी टर्म्स उस पर्टिकुलर एक्ट में यूज किया जाता है उसको डिफाइन किया गया रहता है सेक्शन 2 में। तो सिमिलरली अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो जो सेक्शन 2 है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, वो डेफिनेशन क्लॉज है, और इस सेक्शन में हमें अलग अलग टर्म के डेफिनेशन मिलने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 2A से। सेक्शन 2 जो है वो ए जो है वो प्रपोजल या ऑफर को डिफाइन कर रहा है, तो हम समझेंगे। और एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो आपको डेफिनेशन ना समझ में आए तो उसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपको एग्जाम्पल मिलेगा, तो आप एग्जाम्पल से इजीली इसको समझ सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, और इसका जो नोट्स है वो आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस के। आप इजीली हमारे लिंक्डइन, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इजीली ये आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो क्या होता है कि प्रपोजल क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल होता क्या है कि जब एक व्यक्ति अपना इच्छा जाहिर करता है किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कि कोई काम वो करे या कोई काम न करे, और इस व्यू के साथ वो अपना इच्छा को जाहिर करता है, अपना प्रस्ताव रखता है ताकि वो दूसरे व्यक्ति की एसेंट ले सके, उसी को प्रपोजल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझ सकते हैं, ए सेज टू बी आई विल सेल माई कार फॉर 5 लाख।
ए इज मेकिंग अ प्रपोजल। ए जो है वो अपना कार को बेचने के लिए 5 लाख में प्रस्ताव रखता है बी के समक्ष, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोजल। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी समझने में दिक्कत हुई होगी। अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली उस टर्म को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2B में प्रॉमिस किसको बोलते हैं। प्रॉमिस इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो प्रॉमिस किसको बोलते हैं, तो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के लिए प्रपोजल को बनाया जा रहा है, अगर वो अपना एसेंट दे देता है तो प्रपोजल को हम ये कहेंगे कि ये एक्सेप्टेड हो गया। जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर बी जो है, जैसे ए ने कार प्रपोज किया कि हम 5 लाख में अपना कार बेचना चाहते हैं, जैसे ही बी कहता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो ए का जो प्रपोजल है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कोई भी ऑफर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रोसेस क्या होती है, प्रपोजर जो ऑफरर होता है वो प्रपोजल रखता है, और जैसे ही जो ऑफरी होती है या प्रपोजी जो होता है वो उस ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, वैसे ही ये प्रॉमिस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग देखते हैं 2C। 2C जो है वो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को बता रहा है। तो प्रॉमिसर कौन होगा और प्रॉमिसी कौन होगा, तो जो व्यक्ति प्रपोजल को रखता है, प्रस्तावित करता है, वो हो जाता है प्रपोजियर, प्रॉमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, एंड जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है उसको या जिसके लिए वो प्रपोजल बनाया जाता है वो हो जाता है प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं भूलिएगा। कभी कभी ऑफरर और ऑफरी भी यूज होता है, तो उसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। प्रॉमिसर वो होता है जो प्रपोजल बनाता है, और प्रॉमिसी वो होती है जो होता है जो उस ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या जिसके लिए वो प्रपोजल बनाया जाता है। 2D जो है वो कंसिडरेशन की बात करता है। कंसिडरेशन को हम और डेप्थ में, एसेंशियल जब पढ़ेंगे तो उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। कंसिडरेशन बेसिकली ये होता है कि जो भी प्रॉमिसर का या प्रॉमिसी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, कोई प्रॉमिसी जो होता है, प्रॉमिसर के डिजायर पे कोई भी प्रॉमिसी जो होता है जिसके अगेंस्ट में प्रपोजल मेड होता है, वो या कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करता है या फिर नहीं करता है, या फिर ये प्रॉमिस करता है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, जो भी काम हो, तो सच इस एक्ट एब्सटिनेंस को या प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन बोलते हैं फॉर दी प्रोमिसेस। मतलब एक साइड से एक व्यक्ति ने कुछ अपना प्रपोजल रखा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको कुछ करने का, ना करने का, या फिर वो अपना ये रखता है, प्रॉमिस रखता है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। हम थोड़ा और डिटेल में आगे जाके हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कंसिडरेशन कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। ए प्रॉमिस टू पे बी 500। ए जो है वो बी को ये प्रॉमिस करता है कि मैं 500 रुपए आपको दूंगा, तब जब बी जो है वो पेंट करेगा उसका दीवार। तो यहाँ पे क्या होता है, ए के लिए ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, ए के लिए कंसिडरेशन है कि उसका दीवार पेंट हो, और बी के लिए कंसिडरेशन यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, 500 रुपीज। तो ये हो गया कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। 2E एग्रीमेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से जान लेते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो सकता है जिसमें कंसिडरेशन फॉर्म होता हो एक दूसरे के लिए, वो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। सेक्शन 2F, promises which form the consideration or part of consideration for each other called reciprocal promises। reciprocal promises किसको बोलते हैं ये समझना जरूरी है। reciprocal promises में क्या होता है, जैसे एक साइड सेम, कोई नया टर्म नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जो कंसिडर प्रॉमिस करता है, और सेम दूसरा व्यक्ति जो पहले व्यक्ति के लिए प्रॉमिस करता है, वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो जाता है। तो कोई भी प्रोमिस जो होता है जिससे कंसिडरेशन फॉर्म होता है या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर्म होता है एक दूसरे के लिए, उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। और इसको एग्जाम्पल के तर्ज पे अगर हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल दिया हुआ है कि ए प्रोमिसेस टू सप्लाई गुड्स, बी प्रोमिसेस टू पे। अब यहाँ पे एक ये वादा करता है कि हम कुछ गुड सप्लाई करेंगे, और बी कहता है कि मैं पेमेंट करूंगा। यहाँ पे ईच प्रॉमिस कंसिडरेशन फॉर द, दोनों का जो भी प्रोमिसेस है वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। ए के लिए पेमेंट कंसिडरेशन हो जाएगा और बी के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडरेशन हो जाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 2G, ये बात करता है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। वॉइड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं, तो एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ
के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते, उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट हैज नो लीगल इफेक्ट, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने, तो अगर आप किसी भी माइनर बच्चे के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं बिलो द एज ऑफ 18, तो वो जो होता है वो इन्फोर्सिबल नहीं होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2H जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से, तो इसको हम स्किप करते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आगे एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल हो सकता है। अब ये कब होगा, ये डेफिनेशन आप समझ लेना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें पार्टी जो होती है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकती है बाय द कोर्ट। अब इसमें होता क्या है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर है। जब कंसेंट को हम कोर्जन के थ्रू या अदर कोई भी जहां कंसेंट फ्री ना हो, जहां पे कंसेंट जो है वो वायलेटेड हो, तो वहां पे अफेक्टेड हो, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का होता है जिसका कंसेंट जो है अफेक्टेड होता है, वायलेटेड होता है, उसके ऑप्शन से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझिए। एक हमने वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। इसमें यही डिफरेंस है कि वॉइड एग्रीमेंट इनिशियली स्टेज पे हम उसको इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इनिशियल स्टेज पे इट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हम इन्फोर्सिबल करा सकते थे कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन क्या हुआ कि सर्कमस्टांसेस के बदलने से, सर्कमस्टांसेस के कंडीशन के बदलने से, फैक्ट के बदलने से क्या हो गया कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल अब नहीं करा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, कुछ गुड्स के बेचने की यहाँ पे हो रही है लेकिन वो डिलीवरी से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये हम कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएंगे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ केसेस है, ये केसेस आप लोग पढ़ लेना, ये जो भी डेफिनेशन क्लॉज में हम लोगों ने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ केसेस है, सारे लैंडमार्क केसेस है, चाहे वो कार्लिक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी हो, बालफोर वर्सेस बालफोर हो, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष हो, या दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव हो, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो भी आपने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा, कुछ प्रपोजल से रिलेटेड है, कुछ जो है आपका माइनर से है, कुछ ऐसे करके आपका है, कुछ सोशल अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जो होता है वो कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता है, इंटेंशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रपोजल एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन जो है वो कम्युनिकेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रपोजल किसके द्वारा मेड होता है, प्रोमिसर के द्वारा प्रपोजल मेड होता है। प्रपोजल रिसीव होता है किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा। एक्सेप्टेंस दिया जाता है किसके द्वारा, एक्सेप्टेंस दिया जाता है प्रोमिसी के द्वारा, ऑफरी के द्वारा। ऑफरी देखिए, ऑफरी और प्रोमिसी कंफ्यूज नहीं होना, ऑफरी भी सेम है, प्रोमिसी भी सेम है, ऑफरर भी सेम है, ऑफरर और प्रोमिसर, ऑफरर प्रोमिसर सेम है और ऑफरी और प्रोमिसी सेम है। तो एक्सेप्टेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, ऑफरी के द्वारा दिया जाएगा। और रिसीव किसके द्वारा होगा एक्सेप्टेंस, तो प्रपोजर के द्वारा, जब उसके आ जाएगा नॉलेज में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 4 एंड 5, बहुत इंपॉर्टेंट में हम पार्ट में आ चुके हैं और इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, अब तीन चीज होता है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस का कब होगा और रिवोकेशन का कब होगा। ये हम तीनों का अलग अलग, इसीलिए देखिए हमने तोड़ के इसको ये किया, ब्रेक कर दिया ताकि आप इजिली समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोग प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन किसके लिए कंप्लीट होगा, प्रपोजल तो प्रोमिसर बनाता है ना, तो कब होगा, तो प्रपोजल जब प्रोमिसर बनाता है तो कम्युनिकेशन तो प्रोमिसर से कोई मतलब नहीं है, प्रोमिसी से मतलब है। तो जैसे ही जो है प्रपोजल के बारे में जिसके लिए बनाया जा रहा है, यानी प्रोमिसी के नॉलेज में आ गया कि ये प्रपोजल बना है, वैसे ही इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। जैसे ही कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन होम इट इज मेड, जिसके लिए आपने पढ़ा होगा प्रोमिसी किसको बोलते हैं, तो द प्रपोजल टू होम इट इज मेड, वो प्रोमिसी होता है। तो प्रोमिसी के जैसे ही नॉलेज में आ गया आपका प्रपोजल जो है वो कम्युनिकेट हो गया। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस कैसे होगा, तो एक्सेप्टेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होगा, मतलब कि जो पर्सन उस प्रपोजल को मेड कर रहा है उसके विरुद्ध में ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो जैसे ही एक्सेप्टर जो है, एक्सेप्टर मतलब कि जो प्रोमिसी है, जैसे ही प्रोमिसी अपना एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर जो है वो पोस्ट में या कोई भी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालता है, जैसे ही वो डाला वैसे ही आपका जो है एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को।
जैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ जाएं ए और बी है, ए प्रोमिसर है और बी प्रोमिसी है। प्रोमिसी ने क्या किया, ए ने प्रपोजल भेजा बी को, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बी ने क्या किया कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो लिखा और लिख के पोस्ट ऑफिस में डाला। जैसे ही डाला वैसे ही प्रोमिसर के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, जैसे ही प्रपोजर के नॉलेज में आ गया, जैसे ही प्रपोजर के नॉलेज में, प्रोमिसर के नॉलेज में आ गया, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है तो प्रोमिसर के नॉलेज में आ गया कि हाँ भैया एक्सेप्टेंस का लेटर हमें मिल गया, वैसे ही जो एक्सेप्टर है, जो प्रोमिसी है, उसके तरफ से भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, प्रपोजर के अगेंस्ट में तब कंप्लीट होगा जैसे ही प्रोमिसर के तरफ से, कब कंप्लीट होगा, जैसे ही प्रोमिसी जो है वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर डाल देता है, प्रपोजर या प्रोमिसर या ऑफरर की तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। और अगर हम बात करें कि प्रोमिसी के लिए कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, तो जैसे ही प्रोमिसर के नॉलेज में आ गया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक ऑफ रिवोकेशन। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब रिवोकेशन जो बना रहा है, कोई भी बना सकता है रिवोकेशन, कोई भी बना सकता है। जैसे ही जो व्यक्ति बना रहा है रिवोकेशन, व्हेन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे ही उसने डाला, उसके लिए जैसे ही उसने डाल दिया, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। और जिसके लिए ये बना रहा, सेम उसका कॉन्सेप्ट है कि जिसके लिए, जैसे मैं प्रोमिसर हूं और मैंने रिवोकेशन, लेटर ऑफ रिवोकेशन बनाया, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना चाहता हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही, किसके लिए हो रहा है, तो मैं प्रोमिसर हूं, प्रोमिसर जो है वो लेटर ऑफ वो बना रहा है, लेटर ऑफ आपका रिवोकेशन बना रहा है। तो जिसके लिए बना रहा है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस वाला। जैसे कि प्रोमिसी, यहां पे पहले प्रोमिसी है, प्रोमिसी के लिए बनाया जा रहा, कब होगा, तो जैसे ही प्रोमिसर जो है वो ट्रांसमिशन, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देगा। प्रोमिसर के लिए कब, प्रोमिसी के लिए कब कंप्लीट होगा, जैसे ही प्रोमिसर के द्वारा डाल दिया जाएगा कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में लेटर ऑफ रिवोकेशन। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो प्रोमिसर के लिए कब कंप्लीट होगा, प्रोमिसर के लिए कब कंप्लीट होगा, जैसे ही उसके नॉलेज में आ जाएगा, किसके नॉलेज में, व्हेन इट्स कम्स टू हिज नॉलेज, जैसे ही उसके नॉलेज में आ गया वैसे ही कंप्लीट हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 में, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे होगा, तो प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, नॉट आफ्टर। जैसे ही क्या होता है, प्रपोजल, प्रोमिसर के द्वारा प्रपोजल रखा जाता है, प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट करके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजता है, तो प्रपोजल कभी भी रिवोक हो सकता है तब तक जब तक कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हो एज अगेंस्ट प्रपोजर। अगर एक बार प्रपोजर के नॉलेज में आ गया एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल है वो रिवोक नहीं कर सकता है, कौन, प्रपोजर। मतलब कि प्रपोजर के द्वारा तब तक किया जा सकता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जब तक कि उसे एक्सेप्टेंस ऑफ, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है उसको उसके नॉलेज में न आए। सेम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन करेगा, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रोमिसी के द्वारा किया जाएगा। तो कभी भी किया जा सकता है, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ। अब देखो यहां पे क्या हुआ, एक्सेप्टर जो है कम्युनिकेशन ऑफ, जैसे वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल रहा है, उससे पहले अगर वो कर लेता है रिवोक एक्सेप्टेंस का, तो जो है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ओके, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होने से पहले कभी भी एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन किया जा सकता है। प्रैक्टिकल रूल क्या है, दैट विंडो फॉर रिवोकेशन क्लोज एट डिफरेंट मोमेंट फॉर द टू पार्टीज। प्रपोजर लॉसेज राइट टू रिवोक वंस एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। देखो हाँ, बहुत ध्यान से समझना है। प्रपोजर जो है वो अपना रिवोक राइट्स खो देता है तब जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस को, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है, किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा। एक्सेप्टर कैन रिवोक अंटिल प्रपोजर एक्चुअली रीड द एक्सेप्टेंस। और जो आपका एक्सेप्टर है या जो प्रोमिसी है वो तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कि प्रोमिसर के नॉलेज में ना आए वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला 4 दिया गया है आपको पॉइंट। पहला तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय लैप्स ऑफ टाइम, और बाय डेथ ऑफ इंसैनिटी, और बाय फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, प्रपोजल हमने पहले भी पढ़ा कि प्रपोजल हम लोग कभी भी रिवोक कर सकते हैं बाय प्रपोजर गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टी बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कभी भी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, प्रपोजर जो है वो नोटिस लिख के देगा अदर पार्टी को बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। मतलब कि एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने से पहले कभी भी प्रपोजल को रिवोक प्रपोजर के द्वारा किया जा सकता है बाय वे ऑफ नोटिस। बाय लैप्स ऑफ टाइम क्या है, इफ द प्रपोजल स्टिपुलेटेड अ टाइम लिमिट एंड द ऑफर फेल्ड टू एक्सेप्ट विद इन दैट टाइम द प्रपोजल लैप्सेस, इफ नो टाइम प्रिस्क्राइब द इट लैप्स आफ्टर रीजनेबल टाइम। अब देखो लैप्स ऑफ टाइम क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, प्रपोजल जो है ना एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर देता है कि भैया आप 20 जुलाई तक आप मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या अपना एक्सेप्टेंस जो है वो हमें बता देना। अब क्या होता है, प्रपोजल जो है अगर लैप्स हो गया वो टाइम लिमिट, तो ये ऑलरेडी रिवोक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो ये जनरली जो रीजनेबल टाइम होता है लैप्स, जैसे ही वो लैप्स कर जाएगा तो ये जो है रिवोकेशन हो जाएगा। समझ गए। अब हम बात करते हैं बाय डेथ और इंसैनिटी। अ प्रपोजल लैप्सेस बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। जैसे ही प्रपोजल लैप्स तब करेगा, कब रिवोकेशन हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा जैसे ही डेथ और इंसैनिटी हो जाती है प्रपोजर का। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस आता है नॉलेज में किसके, प्रोमिसी के या एक्सेप्टर के, तो ये प्रपोजल जो है वो रिवोक्ड हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करें बाई फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कोई भी प्रपोजल में कोई भी प्रेसिडेंट कंडीशन बताया गया है कि इस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है और वो फुलफिल नहीं करता है, वो चूक जाता है फुलफिल करने के लिए, या कोई काउंटर ऑफर काउंटर या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया रहता है मटेरियल टर्म में, तो ये क्या हो जाता है, रिवोकेशन हो जाती है। लैप्स अगर इसमें लैप्स कर जाता है कोई भी कंडीशन को फॉलो करने में तो भी रिवोकेशन हो जाता है। आगे हम लोग 7, 8, 9 सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 7 जो बात करता है वो बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। यस, तो एक्सेप्टेंस जो होगा वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि ये करो तो वो ऐसे या वैसे, या फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ भेजा आपने उसको बोल दी, किसी जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ए ने कहा कि मैं कार को 5 लाख रुपए में बेचूंगा। अब एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तुम्हारे ऑफर को लेकिन मैं 5 लाख नहीं 4.5 लाख दूंगा, तो यहाँ पे ये जो है अनक्वालिफाइड हो गया। और कोई कंडीशनल नहीं होना चाहिए, कंडीशन भी नहीं होना चाहिए, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशनल मतलब, अनकंडीशनल मतलब कि ये नहीं कि कार जो बी है जो प्रोमिसी है वो ये कह दे कि हाँ मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन कार की चारों चक्का आप नहीं लगा के देना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए एक्सेप्टेंस, मतलब कि क्लियर होना चाहिए। अगर सेक्शन 8 की बात करें तो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन रिसीविंग कंसीडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस दैट मे बी ऑफर विद अ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट इज कंडक्ट कैन कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। अच्छा देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डील कर रहा है, बोल रहा है कि अगर एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब आप कोई भी कंडीशन प्रिस्क्राइब किया हुआ है और प्रपोजल में अगर वो भी आप फुलफिल कर लेते हैं या कंसिडरेशन रिसीव कर लेते हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो मान लिया जाएगा। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल, अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन दिया गया है उसको आप परफॉर्म करते हैं, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, या कोई भी आप कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस में, ठीक है, जो कि ऑफर किया गया प्रपोजल के द्वारा, तो ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा प्रपोजल का। ओके, आगे 9 में एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस क्या होता है ये समझना है। तो सो फार एज प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। जैसे एक्सप्रेड और इम्प्लाइड का अंतर समझना है। एक्सप्रेस क्या हो गया, जैसे ही वर्ड में रहे, चाहे वो रिटेन हो या ओरल हो, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेस प्रोमिसेस। और इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन बाई कंडक्ट एक्ट और सर्कमस्टांसेस, तो ये जो हो जाएगा इम्प्लाइड हो जाएगा। बाई कंडक्ट मतलब आपने कुछ काम कर दिया कोई, उसके बाद आपके कंडक्ट से, आपके एक्ट से या सर्कमस्टांसेस से, ये माना जाएगा कि इम्प्लाइड प्रोमिसेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फिर इंपॉर्टेंट कुछ केसेस है, लैंडमार्क केसेस है, ये मैं एक बार देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ।
नॉलेज ऑफ द ऑफर इज एसेंशियल फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। A servant who found boy without knowing the reward offer cannot claim it। हाँ, लक्ष्मण लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या होता है कि एक नौकर रहता है, एक बच्चा गुम होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो जो नौकर रहता है वो बच्चा को ढूंढ लेता है, और बाद में पता चलता है कि इस बच्चा को ढूंढने के लिए ऑफर रखा गया था, रिवॉर्ड रखा गया था, तो रिवॉर्ड क्लेम करता है, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एराइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब तक कि आपके पास ऑफर का नॉलेज हो। ऑफर का पता ही नहीं है, आपने हाँ मैं भर दिया, ठीक है। उसके बाद फेल्थ हाउस वर्सेस विंडले है, हेडे वर्सेस रेंच है, ये जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ये लैंडमार्क केसेस हैं। जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 9 तक, उसको लेकर ये लैंडमार्क केसेस है जिसको आप पढ़ लेना है, आपको पढ़ना है। ये आपको नोट्स मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस नोट्स को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डेफिनेशन क्लॉज और डिफरेंसेस थोड़ा समझ लेते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये आज आपका कंफ्यूजन हम दूर कर देने वाले हैं। तो डेफिनेशन, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट जो होता है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इन्फोर्सिबल होता है किसके द्वारा? एट द ऑप्शन ऑफ दी वन पार्टी। बोथ पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कि कोर्ट की इसको इन्फोर्सिबल करा सके। और कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी इन्फोर्सिबल, इसमें क्या हो जाता है कि प्रायर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन क्या होता है कि अब कुछ कंडीशन सर्कमस्टांसेस के बदलने के कारण उसको इन्फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नो लीगल इफेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट में कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होती है अनलेस अवॉइडेड बाय द एग्रीड पार्टी। जो भी एग्रीवेड या सफर पार्टी होती है वो अगर अवॉइड कर देती है परफॉर्मेंस को लेकर तो ये वॉइडेबल हो जाएगा अनलेस वैलिड रहेगा। बिकम वॉइड आफ्टर इनिशियल वैलिडिटी, ये वॉइड हो जाती है इनिशियल वैलिडिटी के बाद ही। पार्टी राइट्स, नो राइट्स क्रिएटेड फॉर आइदर पार्टी, कोई राइट नहीं होता है। एग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कैन अवॉइड और रीअफॉर्म। एग्रीव्ड पार्टी के पास ये रहता है अपॉर्चुनिटी, पावर, कि वो या तो इसको अवॉइड कर सकता है या अफॉर्म कर सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाती है। एग्जांपल में बोले तो एग्रीमेंट विद माइनर जो होता है या लीगल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब वॉइडेबल का कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोअर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब जो हो जाएगा वॉइडेबल का एग्जांपल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड डेट पेरिश बिफोर डिलीवरी, यहाँ पे क्या हो गया कि ऐसे सामान के लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जो डिलीवरी से पहले नष्ट हो गई। नेचर क्या होता है, ये वॉइड एब इनिशियो होता है, नेवर अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो होता है वो नेवर अ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे वॉइडेबल क्या होता है, इनिशियली वैलिड होता है, मे बिकम वॉइड, यहाँ पे भी इनिशियली वैलिड होता है, बाद में ये वॉइड हो जाता है। तो ये हमारा एक टेबल था जिससे हम आपको वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने अपने को समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्लॉज ली हम इसमें देख ले रहे हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में दिया गया है। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट 2G में दिया हुआ है। ये एक आपको बता दिया जा रहा है कि आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बता दे रहा है कि आपको कौन कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो बेस्ड ऑन वैलिडिटी में वैलिड होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है, इलीगल होता है, और साथ ही साथ आपका अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अनइन्फोर्सिबल कुछ नहीं होता है, वॉइड एग्रीमेंट इन अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपका चार्ट है, ये भी आप चार्ट पढ़ लेना, आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स के माध्यम से इसको पढ़ लेना। सेक्शन 2D, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैंने बोला था पहले भी कंसिडरेशन के टाइम पे कि कंसिडरेशन के को हम आगे पढ़ेंगे। तो कंसिडरेशन का सेक्शन जो है वो 2D में डिफाइन किया गया है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हम इजीली इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहले तो होगा कि किसके द्वारा होगा, तो प्रोमिसर के डिजायर के अनुसार होगा। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और थर्ड पार्टी, जो कि किसी थर्ड पार्टी प्रोमिसी के पास जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के जाएगा। अब कंसिडरेशन जो है वो मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, मतलब कि कोई इल्यूजरी नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे लिए मेरा काम कर दो, या मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मंगल ग्रह पे घर बना दूंगा। तो इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, एडिक्वेट पर्याप्तता का भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मस्ट उसका कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ, मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है। कंसिडरेशन और आगे हम लोग और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कंसिडरेशन वही होता है, समथिंग फॉर समथिंग,
और विदाउट कंसीडरेशन कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ लैंडमार्क केसेस है जिसको आप लोगों को पढ़ लेना है, देख लेना है, आपको मिल जाएगा नोट्स। अब क्विक रेफरेंसेस आपको एक चैट में दिया गया, ये आपको सारा ये हमने डिजाइन किया हुआ है आपको समझने के लिए कि आपको जैसे सेक्शन 1 में आपको क्या दे दिया है, डेफिनेशन क्लॉज बता दिया गया है, सेक्शन इससे इस चार्ट से आप इजीली समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो ये आपके इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब चार्ट बनाया हुआ है जो कि आपको फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब आपका समरी देख लीजिए, क्लास 2 में सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डे 2 में क्या पढ़ा, सेक्शन 1 के बारे में पढ़ा, सेक्शन 2 पढ़ा, सेक्शन 2 में जो भी डेफिनेशन क्लॉज है उसको हम लोगों ने पढ़ा, डेफिनेशनल फाउंडेशन रखा, प्रपोजल, प्रोमिसी, कंसीडरेशन। ये एक बार रिवाइज जरूर करना आप लोग, एक बार जो हमारा नोट्स है उसको लेकर और बेयर एक्ट को लेकर एक बार रिवाइज जरूर करना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इजिली क्लियर हो जाएगा। थर्ड में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा, उसके बाद 3 से 5 हम लोगों ने कम्युनिकेशन, कंप्लीशन, रिवोकेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ा। 6 जो है वो मोड ऑफ रिवोकेशन बताया, ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है 3 to 6, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि हाउ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस मेड, या कब कंप्लीट माना जाएगा, या फिर आपको मोड्स ऑफ रिवोकेशन के बारे में पूछ देता है जो 4 मोड्स दिया है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 में हम लोगों ने पढ़ा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए आपका एक्सेप्टेंस, और 8 में हम लोगों ने पढ़ा कि रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, और 9 में हम लोगों ने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट किया। तो ये आज का हमारा पूरा क्लास का समरी था। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर डालें, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके जो भी डाउट होंगे उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ एक कमेंट आप जरूर डाल दें, और आप इस वीडियो को उन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, या नेट, एडीपीओ, जुडिशरी, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ जरूर साझा करें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको डील करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।